वेरी वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप अप। हम कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी, दैट इज जेडीए जेएलओ, जिसके अंदर राजस्थान यूनियन से एक्ट भी पूछा जाने वाला है। ये एक्ट थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन हमने किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई तरीके से समझा ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मुझे इतने अच्छे कमेंट्स आप सबके मिल रहे हैं, आप सबको समझ आ रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जिस पैटर्न से मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको वो पैटर्न भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अब हम ऑलमोस्ट इस एक्ट को खत्म करने की तरफ हैं, तो चलिए अपना ये सेक्शन जो है इसको स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 239 ये बात कर रहा है प्रोसीजर व्हेन क्वेश्चन ऑफ प्रॉपर्टी अराइजेस इन रेवेन्यू कोर्ट। रेवेन्यू कोर्ट में जो है हमारा जो केस चल रहा है, लेकिन रेवेन्यू कोर्ट में जो हमारा केस चल रहा है उस केस में एक मुद्दा उठता है, ठीक है, और वो मुद्दा रिलेटेड होता है प्रॉपर्टी राइट से। अब ये क्वेश्चन तो है हमारा सिविल का जो कोर्ट है वो सुनना चाहिए प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड, क्योंकि रेवेन्यू कोर्ट में तो हम जो मामला लेके जा रहे हैं वो बेसिकली से रेंट से रिलेटेड मामला लेके जा रहे हैं, है ना, एग्रीकल्चरल लैंड से जो हमारे रिलेटेड मामला है वो लेके जा रहे हैं। तो रेवेन्यू कोर्ट के पास तो ये राइट नहीं है कि वो क्वेश्चन जो है प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन को सुन ले, तो फिर किसके पास जाएगा, वो ये ही बात करते हैं सेक्शन 239। ये सेक्शन 239 ये कहता है, इफ इन अ रेवेन्यू कोर्ट केस, यदि राजस्व न्यायालय में अ क्वेश्चन ऑफ प्रॉपर्टी राइट अराइजेस, स्वामित्व का प्रश्न उठता है, इट इज रेफर्ड टू सिविल कोर्ट फॉर डिसीजन, उसे दीवानी न्यायालय को भेजा जाएगा, ठीक है। यदि राजस्व न्यायालय में स्वामित्व का प्रश्न उठता है तो उसे दीवानी न्यायालय में भेजा जाएगा। आप इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझिए। रेवेन्यू कोर्ट फ्रेम इशू एंड सेंड टू सिविल कोर्ट। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मामला आपने सिविल कोर्ट के पास उठा के भेज दिया, नहीं, राजस्व न्यायालय पहले मुद्दा बनाकर उसको दीवानी न्यायालय को भेजता है, ठीक है। इशू फ्रेम रेवेन्यू कोर्ट ही कर रहा है एंड उसके बाद सिविल कोर्ट को भेज रहा है, ठीक है, ये बात याद रखना। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, सिविल कोर्ट डिसाइड ओनली दैट इशू, क्योंकि रेवेन्यू कोर्ट में अगर मामला आया है हमारा रेंट डिस्प्यूट से रिलेटेड, बीच में प्रश्न उठ जाता है कि इसका मालिक कौन है, ठीक है, इस लैंड का ओनरशिप किसके पास है, वो रेवेन्यू कोर्ट तो नहीं सुन सकता। तो रेवेन्यू कोर्ट बेसिकली उसी मैटर पर, उसी जो है इशू पर जो है इशू फ्रेम करेगा और सिविल कोर्ट के पास भेज देगा, खाली सिर्फ वही इशू, बाकी केस तो रेवेन्यू कोर्ट ही सुनेगा। तो ऐसे में फिर सिविल कोर्ट भी उसी इशू को डिसाइड करेगा जो रेवेन्यू कोर्ट ने फ्रेम करके भेजा है, ठीक है, और कुछ चीजें नहीं देखने बैठ जाएगा सिविल कोर्ट। थर्ड, रेवेन्यू कोर्ट डिसाइडेड फाइनल केस बेस्ड ऑन सिविल कोर्ट फाइंडिंग। अब जब सिविल कोर्ट ने उसको उस जो फ्रेम इशू फ्रेम करके भेजा था सिविल कोर्ट को, अब इस जो सिविल कोर्ट ने उस पर डिसीजन भेजा है, उसी डिसीजन को अपना बेस बनाकर रेवेन्यू कोर्ट क्या करेगा, कोई जो है अपना केस को फाइनल करेगा, ठीक है। अंतिम निर्णय जो होगा राजस्व न्यायालय वो देता है, ठीक है, सिविल कोर्ट फाइंडिंग पर। तो इसका इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन देखिए। फेक प्रोप्राइटरी प्ली नॉट एक्सेप्टेड, झूठा स्वामित्व दावा स्वीकार नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप वैसे ही फेक जो है प्रोप्राइटरी प्ली लेकर आ गए हैं, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दूसरा, खुदकश्त लैंड क्वेश्चन नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, खुदकश्त भूमि का जो प्रश्न है उसे प्रोप्राइटरी राइट नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब प्रोप्राइटरी राइट का क्वेश्चन सिविल कोर्ट के पास जाएगा, लेकिन पहले ही बता दिया कि एक तो फेक प्रोप्राइटरी जो है प्ली नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर खुदकश्त लैंड का क्वेश्चन है तो आप उसको प्रोप्राइटरी राइट बोलकर सिविल कोर्ट में मत भेजना। खुदकश्त लैंड का क्वेश्चन हम प्रोप्राइटरी राइट में इंक्लूड नहीं करेंगे। देखो, ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बताई है और इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। अब एक अपील का स्ट्रक्चर देखिए। अपील अगेंस्ट रेवेन्यू डिक्री गोज टू प्रॉपर अपीलेट कोर्ट, ठीक है। अपील जो है रेवेन्यू, ये जो अब हमने मामला सिविल कोर्ट के पास भेजा ना एक क्वेश्चन पे, अब ऐसे में अपील कैसे होगी फिर, बाकी सारा जो केस है वो तो रेवेन्यू कोर्ट सुन रहा है, उस एक मुद्दे पर सिविल कोर्ट सुन रहा है, फिर अगर हमें पूरा केस डिसाइड हो जाएगा और फिर हमें अपील फाइल करनी है तो कैसे होगा। तो इसमें क्लियर कर दिया गया, अपील अगेंस्ट रेवेन्यू डिक्री गोज टू प्रॉपर अपीलेट कोर्ट। तो ठीक है, अब ये वैसे तो अपील जो है रेवेन्यू अपील तो अगेंस्ट मतलब रेवेन्यू डिक्री पास हुई है तो इसके अगेंस्ट अपील जाएगी जो कोई प्रॉपर अपीलेट कोर्ट है, और फिर जब हमें सेकंड अपील करनी होगी ऐसी सिचुएशन में वो जाएगी हाई कोर्ट के पास अंडर सेक्शन 100 ऑफ सीपीसी, जो सीपीसी के ग्राउंड्स है उसके तहत। तो जो पहली अपील फाइल करोगे, ठीक है, रेवेन्यू डिक्री की अगर आप पहली अपील फाइल कर रहे हो वो जाएगी जो भी अपीलेट कोर्ट है, और सेकंड अगर अपील फाइल करना चाहते हो वो जाएगी हाई कोर्ट की। लेकिन बात याद रखना, सिर्फ इस मुद्दे पे बात कर रही हूं मैं, सेक्शन 239 की जो डिक्री आ रही है उसकी पहली अपील अपीलेट कोर्ट में जो भी प्रॉपर है, जैसे कि कलेक्टर है, ठीक है, तो हमारी रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी के पास चली गई, बोर्ड के पास चली गई, और अगर हमारा एसडीएम कोर्ट है
और क्योंकि मैंने आपको अभी ऊपर पढ़ाया था ना अपील वाले प्रोविजन में किसकी अपील कहाँ जाएगी, मैं आपको पहले दिखा देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए नॉर्मल अपील, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, तो हमने क्या पढ़ा, जो तहसीलदार की डिक्री है, ठीक है, अगर तहसीलदार ने, देखो तहसीलदार का कोर्ट भी तो रेवेन्यू कोर्ट है ना, तो तहसीलदार ने अगर कोई डिक्री पास की तो उसकी अपील जा रही है, अपील उसकी अपील जा रही है कलेक्टर के पास, तहसीलदार की डिक्री की अपील जा रही है कलेक्टर के पास, और असिस्टेंट कलेक्टर, एसडीएम और कलेक्टर की डिक्री जा रही है रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी के पास, ठीक है। ये सेक्शन 223 क्या है, ये एक बात कर रहा है नॉर्मल केसेस, ठीक है, नॉर्मल केसेस की बात कर रहा है जहां पे पूरा ही केस हमारा रेवेन्यू कोर्ट ने सुना है। लेकिन जो अब हम ये जो सेक्शन 239 हमने पढ़ा, ठीक है, जो सेक्शन हमने अभी 239 पढ़ा, इसमें हमने कैसा केस देखा था, इसमें हमने देखा कि एक मुद्दा तो सुन रहा रेवेन्यू कोर्ट, प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस सुन रहा सिविल कोर्ट। अब इस केस में अपील किसके पास भेजे, तो भाई बताया कि अपील जो है रेवेन्यू डिक्री की पहली बार की अपील हो रही है वो प्रॉपर अपीलेट कोर्ट, जैसे कि तहसीलदार की हो रही है तो प्रॉपर अपीलेट कोर्ट हमारा क्या है, कलेक्टर का कोर्ट है, और कलेक्टर अगर हमारा डिग्री पास कर रहा है तो उसके लिए प्रॉपर जो पहला अपीलेट कोर्ट क्या है, रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी है। लेकिन जब आप इस ऐसे सिनेरियो है और फिर अगर आप दूसरी अपील फाइल करना चाहते हैं फिर तो आप हाई कोर्ट के पास जाइए अंडर सेक्शन 100। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है, मैं जो आपको बता रही हूँ आपको क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर कोई भी एस्पेक्ट पर आपको प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट बॉक्स में डालना, मैं आपके पॉइंट को जो है क्लियर करने का ट्राई करूंगी। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, ए फाइल द केस इन रेवेन्यू कोर्ट फॉर इजेक्टमेंट ऑफ बी फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है कि ए ने राजस्व न्यायालय में बी को कृषि भूमि से बेदखल करने का मुकदमा दायर किया, ठीक है। ड्यूरिंग द केस बी आर्ग्यूड, अब बी जो है सुनवाई के दौरान क्या कहता है, आई एम नॉट अ टेनेंट, आई एम द रियल ओनर ऑफ दिस लैंड। अब बी कह रहा है मैं किराएदार नहीं हूं, मैं इस जमीन का असली मालिक हूं। अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, नाउ द क्वेश्चन ऑफ ओनरशिप अराउज, ठीक है। अब स्वामित्व का प्रश्न उठ गया, रेवेन्यू कोर्ट डिसाइड द टेनेंसी मैटर, और रेवेन्यू कोर्ट तो टेनेंसी मैटर देखता है, लेकिन ओनरशिप डिस्प्यूट तो मेनली सिविल कोर्ट का डिसाइड करता है ना। सो द रेवेन्यू कोर्ट फ्रेम द इशू वेदर बी इज ओनर ऑफ द लैंड और नॉट, देन द रेवेन्यू कोर्ट सेंड दिस इशू टू द सिविल कोर्ट, फिर रेवेन्यू कोर्ट जो है मामला सिविल कोर्ट को भेजेगा। द सिविल कोर्ट एग्जामिन डॉक्यूमेंट्स, सेल डीड, रिकॉर्ड, फिर सिविल कोर्ट जो है पूरे डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करेगा, सेल डीड देखेगा, रिकॉर्ड्स देखेगा, सब कुछ, और डिसाइड करेगा कि बी ओनर है या नहीं। और आफ्टर गेटिंग द सिविल कोर्ट फाइंडिंग, रेवेन्यू कोर्ट फाइल डिसाइड द ओरिजिनल इजेक्टमेंट केस, क्योंकि हमारा ओरिजिनल केस तो हमारा इजेक्टमेंट का है, ठीक है, तो रेवेन्यू कोर्ट फिर ओरिजिनल मामला देखेगा। अब देखिए रेवेन्यू कोर्ट डज नॉट डिसाइड ओनरशिप, तो ये पॉइंट याद रखना, रेवेन्यू कोर्ट ओनरशिप डिसाइड नहीं करता, सिविल कोर्ट डिसाइड ओनरशिप इशू, देन रेवेन्यू कोर्ट डिसाइड द मेन रेवेन्यू केस, ठीक है। राजस्व न्यायालय अंतिम रूप से स्वामित्व तय नहीं करता, स्वामित्व का प्रश्न दीवानी अदालत तय करती है, उसके बाद राजस्व न्यायालय मुख्य राजस्व मुकदमे का निर्णय देता है। आया समझ आपको। अब हमारा सेक्शन 240 लिमिटेशन एंड कोर्ट फी फॉर सेक्शन 239, ठीक है, अपील्स, जो सेक्शन 239 की अपील है, अभी हमने पढ़ा ना इसकी अपील का प्रोविजन, अब उसकी लिमिटेशन की बात कर रहे हैं, उसकी कोर्ट फी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने जो अपील पढ़ी थी नॉर्मल अपील, उसका तो लिमिटेशन हमने उसके साथ पढ़ा था। अगर आप इस वीडियो में हमने कवर नहीं किया, इससे पहले के जो वीडियोस हैं, इसके पहले के जो लेक्चर्स हैं उसमें कंप्लीट कराया है, उस वीडियो को आप जाकर देख लेना। मैं अभी आपको सिर्फ एक रेफरेंस दे रही हूँ कि जो हमने ओरिजिनल जो हम नॉर्मल अपील पढ़ रहे थे उसकी लिमिटेशन अलग थी, लेकिन जो सेक्शन 239 की अपील है उसके लिए लिमिटेशन भी अलग है, उसकी कोर्ट फी भी अलग है, और वो बात हमारी सेक्शन 240 में बताई गई है। लिमिटेशन एंड कोर्ट फी विल बी द सेम एज सिविल अपील। अब यहाँ पर ये कहा गया कि जो लिमिटेशन है, ठीक है, अपील की जो समय सीमा है और कोर्ट फीस है वो दीवानी अपील जैसी ही होगी, ठीक है, तो इस पे सिविल अपील के रूल अप्लाई होंगे। सेक्शन 239 की अपील पे सिविल अपील के नियम लागू होंगे। एग्जाम्पल, रेवेन्यू कोर्ट ने सेंड किया
proprietary right issue to the civil code under section 239. Civil code decided the ownership issue. In this situation, appeal must be filed within the civil appeal limitation period. Court fee will also be paid according to the civil court appeals rules. If the party files the appeal after the limitation period without valid reason, the appeal may be dismissed as time bar. ठीक है, राजस्व न्यायालय ने धारा 239 के तहत ओनरशिप का जो है प्रश्न दीवानी अदालत को भेजा। दीवानी अदालत ने स्वामित्व का निर्णय दिया। अंतिम डिक्री के बाद एक पक्ष अपील करना चाहता था। ऐसी स्थिति में अपील उस समय सीमा में दायर करनी होगी जो दीवानी अपील में लागू होती है। ठीक है, कोर्ट फीस भी दीवानी अपील के नियमों के अनुसार लगेगी। यदि पक्ष समय सीमा के बाद बिना उचित कारण के अपील दायर करता है तो अपील टाइम बार्ड मानकर खारिज की जा सकती है। अब क्या प्रोसीजर रहेगा? प्रोसीजर इन अपील इफ मटेरियल मिसिंग। ठीक है, इफ अपेलेट कोर्ट lacks material, it can remand और refer issue again। अब कह रहा है ये सेक्शन, अगर अपील अदालत के पास पर्याप्त रिकॉर्ड नहीं है तो वो केस को वापस भेज सकता है या नया मुद्दा बना सकता है। अब मामला क्या है? अपीलेट कोर्ट के पास चला गया है। अब अपीलेट कोर्ट के पास क्या क्या पावर है, वो क्या क्या कर सकता है? तो अगर अपीलेट कोर्ट को ये लग रहा है ना कि जो मेरे पास पर्याप्त रिकॉर्ड है ही नहीं, मैं कैसे सुन लूं इस केस को, तो केस को वापस भेज देगा। ठीक है, वापस भेज देगा, रिमांड कर देगा केस। रिमांड का मतलब होता है वापस भेज देना, और रेफर इशू अगेन, और नया मुद्दा बनाकर भी उसको वापस भेज देगा। ऑप्शन क्या? या तो रिमांड कर देगा सिविल कोर्ट को, या फिर फ्रेम करेगा इशू और रेफर अगेन नया मुद्दा बनाकर फिर से भेज देगा। एग्जाम्पल पढ़िए, हम पढ़ रहे हैं रिमांड टू सिविल कोर्ट। अभी हम जो ऊपर विड्रॉ केसेस वगैरह पढ़ रहे थे वो हम कलेक्टर, एसडीएम इन सब के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कि सिविल कोर्ट कब रिमांड कर सकता है। जैसे कि सिविल कोर्ट ने डिसाइड किया लैंड डिस्प्यूट। ठीक है, सिविल कोर्ट ने एक लैंड डिस्प्यूट को डिसाइड किया आफ्टर रिसीविंग अ फाइंडिंग फ्रॉम द रेवेन्यू कोर्ट। अब इसमें उल्टा हो रहा है। अब इसमें केस में क्या हो रहा है? सिविल कोर्ट डिसाइड कर रहा है लैंड डिस्प्यूट। ठीक है, सिविल कोर्ट क्या कर रहा है? एक लैंड डिस्प्यूट है उसको डिसाइड कर रहा है और उसने रिसीव की है फाइंडिंग फ्रॉम द रेवेन्यू कोर्ट। अब एक पार्टी क्या अपील फाइल करती है। ड्यूरिंग द अपील the appellate court found that important documents and evidence were missing from the record. Because proper decision was not possible, the appellate court sent the case back to the civil court for fresh hearing and evidence. ठीक है, दीवानी अदालत ने राजस्व न्यायालय की रिपोर्ट के आधार पर भूमि विवाद का फैसला दिया। एक पक्ष ने अपील की। अपील में अदालत ने देखा कि जरूरी दस्तावेज और सबूत रिकॉर्ड में नहीं है, इसीलिए अपीली अदालत ने मामला दोबारा सुनवाई और सबूत के लिए दीवानी अदालत को वापस भेज दिया। तो ये तो हमारा हो गया कि हमने रिमांड का एग्जाम्पल पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं फ्रेश इशू फ्रेम्ड अगेन। एक सिविल सूट है, क्वेश्चन रेफर्ड किया गया उसमें रेवेन्यू कोर्ट को। ठीक है, सूट कैसा है? सिविल सूट है। सिविल सूट में क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है, रेवेन्यू कोर्ट से रिलेटेड, तो क्वेश्चन भेज दिया जाता है रेवेन्यू कोर्ट को कि वेदर, अभी जैसे हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था ऊपर, रेवेन्यू कोर्ट का केस था, हमने सिविल कोर्ट को इशू बना के भेजा था कि क्या ये ओनर है या नहीं। अब केस क्या है? सिविल कोर्ट के पास मामला आया है, क्वेश्चन ये उठ रहा है कि क्या ये टेनेंट है या नहीं, तो रेवेन्यू कोर्ट को मामला भेज दिया। ड्यूरिंग अपील क्या हो रहा है, क्योंकि अभी अपील का टाइम का पढ़ रहे हैं कि अपील के टाइम पे ये सब चीज हो रही है। अपीलेट कोर्ट को ये लगता है जब अपील के दौरान उसके पास मुद्दा आता है, अपीलेट कोर्ट रियलाइज दैट अनदर इंपॉर्टेंट इशू वाज नेवर डिसाइडेड। अब अपीलेट कोर्ट को ये भी लग रहा है कि इंपॉर्टेंट इशू था, इसको डिसाइड कभी नहीं किया, वेदर बी इज सब टेनेंट और नॉट। ठीक है, सो द अपीलेट कोर्ट फ्रेम्ड दिस इशू and referred it again to the revenue court for decision। ठीक है, तो अब उसने एक नया इशू क्या किया? फ्रेम किया दोबारा से और वापस से रेवेन्यू कोर्ट को भेजा कि आप इस मामले में भी हमें बताइए कि क्या बी जो है वो सब टेनेंट तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिविल सूट था, सिविल सूट में रेवेन्यू कोर्ट को मुद्दा भेजा गया था कि क्या बी टेनेंट है या नहीं। लेकिन जब फिर अपील में जब ये मुद्दा गया तो अपील में ये चेक किया गया कि बी सब टेनेंट तो नहीं है। ये हम बात कर रहे हैं सूट की, यहाँ हम बात कर रहे हैं अपील में। तो क्वेश्चन ये उठ रहा है कि अपील में भी हम मुद्दा भेज सकते हैं। तो हाँ, अपीलेट कोर्ट ने क्या किया, यहाँ पे फ्रेम किया इशू। अपीलेट कोर्ट यहाँ पर वही सिविल कोर्ट है और उसने मामला भेज दिया रेवेन्यू कोर्ट के पास। ठीक है, अब हमारा टेनेंसी इशू इन सिविल कोर्ट। अगर टेनेंसी राइट अराइज हो रहे हैं सिविल कोर्ट में तो इशू इज सेंड टू द रेवेन्यू कोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो टेनेंसी राइट अराइज हो रहे हैं सिविल कोर्ट में,
तो इशू को भेजा जाएगा रेवेन्यू कोर्ट में। जैसे कि पहले हमने ओनरशिप का इशू भेजा था सिविल कोर्ट में, मामला था रेवेन्यू कोर्ट का, यहाँ पे मामला है सिविल कोर्ट का और मामला भेजा जा रहा है रेवेन्यू कोर्ट में टेनेंसी से रिलेटेड। यदि दीवानी न्यायालय में किराएदारी का प्रश्न उठे तो उसे राजस्व न्यायालय में भेजा जाएगा। पहला स्टेप क्या है कि सिविल कोर्ट फ्रेम करेगा इशू, ठीक है। रेवेन्यू कोर्ट जब इशू फ्रेम करके सिविल कोर्ट को भेज रहा है तो सिविल कोर्ट भी तो इशू फ्रेम करके रेवेन्यू कोर्ट को भेजेगा और रेवेन्यू कोर्ट उसी इशू को डिसाइड करेगी और सिविल कोर्ट एक्सेप्ट करेगा उस फाइंडिंग को और डिसाइड करेगा केस को फाइनली, ठीक है। और फिर वही इंपॉर्टेंट जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि वो फेक नहीं होना चाहिए प्रोप्राइटरी राइट, उसमें ऐसी फेक टेनेंसी प्ली नहीं होनी चाहिए, वैलिड नहीं है। और इसका अपील का इफेक्ट क्या रहेगा, रेवेन्यू कोर्ट फाइंडिंग इज अ पार्ट ऑफ सिविल कोर्ट जजमेंट। और जो आपने रेवेन्यू कोर्ट को मामला भेजा है ना टेनेंसी से रिलेटेड और जो सिविल कोर्ट की डिक्री आ रही है तो उसमें जो आपने रेवेन्यू कोर्ट की फाइंडिंग है ना उसको सिविल कोर्ट की ही जजमेंट का पार्ट माना जाएगा। तो अपील इफेक्ट इसमें ये रहेगा। तो फिर क्या है, फिर तो वो सिविल कोर्ट की डिक्री है, फिर तो आप जैसे अपील लगा रहे हैं वैसे लगाइए, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल, ए फाइल्ड अ सिविल सूट क्लेमिंग ओनरशिप ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। ए ने सिविल सूट फाइल किया, ठीक है, एक एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड कि इस पे उसकी ओनरशिप है, ए उसका ओनर है। और उसने और साथ साथ क्या बोला कि मुझे पोजेशन दिलवाओ, आज फॉर पोजेशन फ्रॉम बी से मुझे इस पर पोजेशन दिलवाओ। ड्यूरिंग द केस बी आर्ग्यूड दैट ही वाज अ खातेदार टेनेंट ऑफ द लैंड एंड हैड टेनेंसी राइट अंडर द टेनेंसी लॉ। बी कहता है भाई मैं तो खातेदार टेनेंट हूँ इस लैंड का, मुझे टेनेंसी लॉ के तहत इसमें टेनेंसी राइट मिले हुए हैं। अब सिविल कोर्ट रियलाइज दैट टेनेंसी राइट्स आर डिसाइडेड बाय रेवेन्यू कोर्ट। अब टेनेंसी राइट तो रेवेन्यू कोर्ट डिसाइड करेगा ना। तो अब यहाँ पे सिविल कोर्ट ने क्या क्या इशू फ्रेम किया कि भाई वेदर बी इज ए खातेदार टेनेंट और नॉट, ठीक। अभी हम सूट की बात कर रहे हैं, अब इशू रेफर किया गया रेवेन्यू कोर्ट के पास। रेवेन्यू कोर्ट ने एग्जामिन करे सारे रिकॉर्ड्स वगैरह, फिर देखा कि भाई बी जो है टेनेंट है या नहीं। अब वो फाइंडिंग सारी किसको भेज दी गई, सिविल कोर्ट के पास। अब रेवेन्यू कोर्ट की फाइंडिंग है, सिविल कोर्ट के पास भेज रहे हैं। अब सिविल कोर्ट ने बेसिकली पूरा डिसाइड किया मेन ओनरशिप किसकी है, पोजेशन भी डिसाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेवेन्यू कोर्ट फाइंडिंग, ठीक है। तो ये अब इस केस में क्या है, सिविल कोर्ट डिसाइड द मेन सूट बट रेवेन्यू कोर्ट डिसाइड द टेनेंसी इशू। तो भाई पूरा केस तो वैसे मेन सूट तो सिविल कोर्ट ने डिसाइड किया है ना, रेवेन्यू कोर्ट ने तो सिर्फ टेनेंसी इशू देखे हैं, ठीक है। अब हम इसका एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रोप्राइटरी राइट इशू इन रेवेन्यू कोर्ट इज रेफर्ड टू सिविल कोर्ट। रेवेन्यू कोर्ट डिसाइड प्रोप्राइटरी इशू ओनली आफ्टर सिविल कोर्ट फाइंडिंग, ठीक है। उसके बाद फेक प्रोप्राइटरी प्ली इज नॉट वैलिड इफ ओनली टू आउट्स जुरिसडिक्शन। देखो ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है, फेक प्रोप्राइटरी प्ली इज नॉट वैलिड इफ इट इज आउट ओनली आउट्स जुरिसडिक्शन। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि रेवेन्यू कोर्ट में मामला चल रहा है, पार्टी चाहती है हमारा मामला सिविल कोर्ट सुने, ठीक है, और इसके चलते सिविल कोर्ट में मामला कब जाएगा, जब आप ओनरशिप से रिलेटेड क्लेम करोगे, उससे बिना मतलब ओनरशिप का क्लेम लगा दिया। और रेवेन्यू कोर्ट को पता है कि ये जान के ये फेक प्रोप्राइटरी प्ली लगा रहा है ताकि मामला हमारे रेवेन्यू कोर्ट से जो जुरिसडिक्शन बाहर हो जाए, सिविल कोर्ट के पास चला जाए, इसलिए ऐसी फेक प्रोप्राइटरी प्ली को हम नहीं सुनेंगे। टेनेंसी इशू इन सिविल कोर्ट इज रेफर्ड टू रेवेन्यू कोर्ट। रेवेन्यू कोर्ट की जो फाइंडिंग होती है इज अ पार्ट ऑफ सिविल कोर्ट जजमेंट। अपील अंडर सेक्शन 239 फॉलोज सिविल अपील बट लिमिटेशन एंड कोर्ट फी, ठीक है। सिविल अपील लिमिटेशन एंड कोर्ट फी को फॉलो करता है वो। इफ अपीलेट कोर्ट लैक्स मटेरियल इट मे रिमांड और फ्रेश और रेफर फ्रेश इशू, ठीक है। अगर अपीलेट कोर्ट के पास मटेरियल नहीं है कि वो भी मुद्दा कैसे सुने तो वापस भेज देगा केस को या फिर फ्रेश इशू को रेफर कर देगा। तो सेक्शन 239 है वो मेनली किससे डील करता है, तो मेनली डील करता है कि जब कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन सिविल और रेवेन्यू कोर्ट के जुरिसडिक्शन में, जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेक्शन 239 बेसिकली उससे डील करता है। खुदकश्त का अगर क्वेश्चन उठ जाता है तो वो प्रोप्राइटरी इशू नहीं है, ठीक है, वो प्रोप्राइटरी डिस्प्यूट नहीं माना जाएगा। सिविल कोर्ट जो होता है इन टेनेंसी इशू एक्ट एज, कैसे एक्ट करता है, जैसे कि डिसाइडिंग अथॉरिटी ऑन रेफर्ड इशू, ठीक है। फिर हमारा सेक्शन 243 पावर टू रेफर जुरिसडिक्शन क्वेश्चन टू हाई कोर्ट व्हेन अ सिविल और रेवेन्यू कोर्ट इज अनश्योर अबाउट इट्स जुरिसडिक्शन। अब ऐसा है सिविल कोर्ट को लग रहा है कि मेरे पास आना चाहिए मामला, रेवेन्यू कोर्ट को लग रहा है मेरे पास, या सिविल कोर्ट को लग रहा है मेरे पास नहीं होना चाहिए मामला, रेवेन्यू कोर्ट को भी लग रहा है मेरे पास से केस नहीं आना चाहिए। अनश्योर है कि किसके पास आना चाहिए जुरिसडिक्शन, क्योंकि उसमें टेनेंसी राइट्स भी इंक्लूड है, उसमें ओनरशिप राइट भी इंक्लूड है। ऐसे में अब उनको समझ नहीं आ रहा कि किसके पास जुरिसडिक्शन है, ऐसे में वो क्या करेंगे, मामला भेज देंगे हाई कोर्ट के पास कि आप बता दो किसके पास जुरिसडिक्शन है इस मामले में, ठीक है। तो कोर्ट क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं केस रीजन के साथ हाई कोर्ट। तो ऐसे मामले में किसके पास भेजेंगे, हाई कोर्ट। एमसीक्यू ये बनेगा कि
अगर सिविल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट अनश्योर है किसके पास जुरिडिक्शन है, तो वो मुद्दा सुनता कौन है, हाई कोर्ट सुनता है, ठीक है। तो कोर्ट में रेफर केस विद रीजन टू हाई कोर्ट, न्यायालय कारण बताते हुए मामला हाई कोर्ट को भेज सकता है। दूसरा, इफ केस रिजेक्टेड फॉर लैक ऑफ जुरिडिक्शन एंड रीफाइल्ड इन अदर कोर्ट, या फिर ये कोर्ट ने अधिकार क्षेत्र ना होने पर केस को खारिज कर दिया और दूसरे कोर्ट में दाखिल हुआ है, उस केस में भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। डिसएग्रीमेंट केस कैन बी रेफर टू हाई कोर्ट। फिर है कलेक्टर्स सबऑर्डिनेट कोर्ट्स नीड प्रायर परमिशन, कलेक्टर के अधीन न्यायालयों में रेफरेंस के लिए उसकी अनुमति जरूरी है, ठीक है। फिर जैसे कलेक्टर के जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं उनको प्रायर परमिशन चाहिए होगी ऐसा सबूत करने के लिए कि किसके पास मामला भेजना है या नहीं भेजना। ऐसी सिचुएशन में हाई कोर्ट का डिसीजन फाइनल है। हाई कोर्ट क्या कर सकता है, ऑर्डर पास कर देगा, प्रोसीड कर देगा केस को, ऑर्डर देके कि ठीक है आपके पास केस चल रहा है आप ही चलाओ, या फिर ट्रांसफर कर देगा किसी करेक्ट कोर्ट को, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल, जब कोर्ट इटसेल्फ इज डाउटफुल, ठीक है, a land dispute was filed in civil court. The judge felt that matter mainly related to tenancy right which formally fall under revenue court jurisdiction. The court was unsure whether it had jurisdiction, so the civil court referred the jurisdiction to the high court, jurisdiction question to the high court, and high court decided which court should hear the case, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, जब अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र पर संदेह हुआ, दीवानी अदालत ने मामला हाई कोर्ट में भेज दिया, हाई कोर्ट ने तय किया कि कौन सा केस सुनेगा। अब है टू कोर्ट्स डिसएग्री, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। एक केस वाज फाइल्ड इन रेवेन्यू कोर्ट, ठीक है, द रेवेन्यू कोर्ट रिजेक्टेड इट सेइंग द मैटर बिलोंग्स टू सिविल कोर्ट। पार्टी देन फाइल्ड द सेम केस इन सिविल कोर्ट बट द सिविल कोर्ट आल्सो बिलीव्ड दैट रेवेन्यू कोर्ट हैड जुरिडिक्शन। दोनों डिसएग्री है, रेवेन्यू कोर्ट उसको सिविल कोर्ट के पास भेज रहा है, सिविल कोर्ट उसको रेवेन्यू कोर्ट के पास भेज रहा है। बिकॉज बोथ कोर्ट डिसएग्रीड द जुरिडिक्शन क्वेश्चन वाज रेफर्ड टू हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट गिव द फाइनल डिसीजन, ठीक है। इसका की पॉइंट क्या है, हाई कोर्ट डिसीजन ऑन जुरिडिक्शन इज फाइनल एंड बाइंडिंग। उसके बाद हमारा सेक्शन 244, रॉन्ग कोर्ट फाइलिंग ऑब्जेक्शन इन अपील। इन अपील ऑब्जेक्शन दैट केस वाज फाइल्ड इन रॉन्ग कोर्ट विल नॉट बी एंटरटेन अनलेस रेज्ड इन द ट्रायल कोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसको ध्यान से समझो। अगर आपको लग रहा है, ठीक है, कि जुरिडिक्शन नहीं था, ठीक है, और आपका जो केस है वो किस गलत कोर्ट में फाइल हो गया, ऐसे में आपको ऑब्जेक्शन ट्रायल कोर्ट में लेना होगा। देखो इन अपील ऑब्जेक्ट आप अपील में ही है, आपत्ति नहीं ली जाएगी, अपील में ये ऑब्जेक्शन नहीं लिया जाएगा कि केस गलत कोर्ट में दायर हुआ था, यदि ये पहले ट्रायल कोर्ट में नहीं उठाई गई हो। अगर आप ट्रायल कोर्ट में आपका मामला चल रहा है, जैसे कि आपका मामला तहसीलदार कोर्ट में चल रहा है और आपको पता है कि इस तहसीलदार कोर्ट के पास जो है हमारा मामला सुनने का जो है जुरिडिक्शन नहीं है, फिर भी आपने सारा ट्रायल वहां करवा लिया। जब डिक्री आई, आपका मामला जब गया कलेक्टर के पास, आप कलेक्टर से कह रहे हैं देखिए तहसीलदार ने हमारा केस सुन लिया, उसके पास तो पावर नहीं थी। अब आप अपील में जाकर ये बात नहीं कह सकते हैं। आप या तो मुद्दा तभी उठाते तहसीलदार के कोर्ट में, अगर आपने मुद्दा उठाया होता, फिर आप कलेक्टर को बोल रहे हैं कि हमने वहां मुद्दा उठाया, तब तो आपके ऑब्जेक्शन को सुनेंगे भी। लेकिन अगर पहली बार ही आप कलेक्टर के पास आके बोल रहे हैं कि उसके पास मुद्दा नहीं था, उसके पास केस नहीं था सुनने का, तो ये मुद्दा तब नहीं उठाया जाएगा। तो की रूल क्या है, इट मस्ट बी रेज्ड एट फर्स्ट इंस्टेंस, ये आपत्ति पहले ही ट्रायल कोर्ट में उठाई जानी चाहिए। एग्जाम्पल, अ टेनेंसी डिस्प्यूट वाज फाइल्ड इन सिविल कोर्ट इंस्टेड ऑफ रेवेन्यू कोर्ट, ठीक है। तो एक किराएदारी विवाद गलती से दीवानी अदालत में दायर हो गया जबकि वो राजस्व न्यायालय का मामला था। ड्यूरिंग द ट्रायल द डिफेंडेंट नेवर ऑब्जेक्टेड दैट द कोर्ट हैड नो जुरिडिक्शन। अब ट्रायल के दौरान क्या होता है, प्रतिवादी ने ये कभी आपत्ति नहीं उठाई कि अदालत के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है। द केस कंटिन्यूड एंड जजमेंट वॉज पास्ड। मुकदमा चला और निर्णय आ गया। आफ्टर लूजिंग द केस द डिफेंडेंट फाइल्ड एन अपील एंड आर्ग्यूड दैट द केस वॉज फाइल्ड इन द रॉन्ग कोर्ट। अब केस हारने के बाद प्रतिवादी ने अपील की और ये कहा अपील में कि भाई मामला तो गलत अदालत में दायर हो गया था। अब ऐसे में अपीलेट कोर्ट रिफ्यूज टू कंसीडर द ऑब्जेक्शन बिकॉज इट वाज नॉट रेज्ड इन द ट्रायल कोर्ट। ऐसे में अपीली अदालत ने आपत्ति मानने से इनकार कर दिया क्योंकि यह ट्रायल कोर्ट में पहले नहीं उठाई गई थी। तो की पॉइंट क्या है इसका, जुरिडिक्शन ऑब्जेक्शन मस्ट बी रेज्ड एट अर्लीस्ट स्टेज। अगर आपको ऑब्जेक्शन है, ठीक है, तो ये जुरिडिक्शन ऑब्जेक्शन आपका अर्लीस्ट स्टेज में क्या होना चाहिए, अर्लीस्ट स्टेज में आपकी ये आपत्ति उठाई जानी चाहिए। फिर है प्रोसीजर व्हेन ऑब्जेक्शन वाज रेज्ड इन ट्रायल कोर्ट। अगर आपने ऑब्जेक्शन ट्रायल कोर्ट में ही जो है रेज कर दिया था ऑब्जेक्शन, फिर क्या प्रोसीजर है,
इफ ऑब्जेक्शन वाज रेज्ड अर्लियर, मतलब ट्रायल कोर्ट में ही अगर आपने आपत्ति पहले उठाई थी तो अपीलेट कोर्ट क्या करेगा, विल डिसाइड अकॉर्डिंगली, अब अपीले अदालत उचित निर्णय करेगी। केस देखिए इसका, इफ फुल मटेरियल अवेलेबल अपील डिसाइडेड एज इफ इट वाज इन करेक्ट कोर्ट, तो यह सभी रिकॉर्ड उपलब्ध है तो सही कोर्ट मानकर निर्णय होगा। अगर मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो कोर्ट में रिमांड और टेक एडिशनल एविडेंस, यदि रिकॉर्ड नहीं है तो केस वापस भेज सकता है या अतिरिक्त सबूत लिया जा सकता है। नो ऑब्जेक्शन इन अपील अबाउट रॉन्ग कोर्ट ऑर्डर, गलत कोर्ट के आदेश पर अपील में आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल समझिए। देखिए, अगर आपने ट्रायल कोर्ट में ये ऑब्जेक्शन उठा दिया था कि इसके पास इस कोर्ट के पास हमारा जुरिडिक्शन नहीं था केस सुनने का, देखिए अपीलेट कोर्ट इसने हमारा केस फिर भी सुना। अब अपीलेट कोर्ट यहाँ पर क्या कर रहा है, पहला एग्जाम्पल, अगर अपीलेट कोर्ट के पास फुल मटेरियल अवेलेबल है, जैसे कि अ टेनेंसी डिस्प्यूट वाज रॉन्गली फाइल्ड इन सिविल कोर्ट इंस्टेड ऑफ रेवेन्यू कोर्ट, ऑब्जेक्शन वाज रेज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ट्रायल, ऑल एविडेंस, विटनेस एंड डॉक्यूमेंट्स वर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड। ठीक है, इन अपील द अपीलेट कोर्ट कैन डिसाइड द केस itself as if it filed in the correct court। देखो, किराएदारी विवाद गलती से दीवानी अदालत में दायर हुआ जबकि राजस्व न्यायालय का मामला था। शुरुआत में ही गलत अदालत की आपत्ति उठा दी गई थी, सभी गवाह, दस्तावेज और सबूत रिकॉर्ड हो चुके थे। ठीक है, यह अपीली अदालत खुद निर्णय दे सकती है कि मानो केस सही अदालत में दायर हुआ। ठीक है, जब बेशक आपका मामला रेवेन्यू कोर्ट में सुना जाना चाहिए था, सिविल कोर्ट ने सुन लिया, और आपने जब ये मामला अपील कोर्ट में उठाया कि देखो हमने तो ऑब्जेक्शन रेज कर लिया था, कोर्ट ये भी मान सकते कि जैसे कि आपने करेक्ट कोर्ट में फाइल किया था, अगर सारे तरीके से, क्योंकि देखो जो प्रोसीजर है वो तो फॉलो हुआ ना, आपके एविडेंस भी लिए गए, विटनेसेस भी आए, डॉक्यूमेंट को भी प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया गया, तो एक यही तो एरर है ना कि रेवेन्यू कोर्ट ने नहीं सुना, सिविल कोर्ट ने सुन लिया, कोई बात नहीं, ऐसे मान लेंगे कि रेवेन्यू कोर्ट ने सुना है। ठीक है, अगर फुल मटेरियल अवेलेबल है तो। दूसरा, अगर मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है अपीलेट कोर्ट के पास, ऐसे में क्या होगा, अपीलेट कोर्ट में रिमांड द केस और अलाउ एडिशनल एविडेंस, अपीलीय अदालत केस वापस भेज सकती है। ठीक है, दोबारा केस भेज देगी, दोबारा सुनो इस केस को, आपने पूरी तरीके से हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, या फिर कोर्ट ये भी कर सकती है कि जो एविडेंस अवेलेबल नहीं है वो एविडेंस एडिशनल एविडेंस भी मंगा सकती है, क्योंकि अपीलेट कोर्ट के पास तो पावर है। दूसरा, अब इसका की पॉइंट याद रखिए, रॉन्ग कोर्ट फाइलिंग डज नॉट ऑटोमेटिकली कैंसिल द केस। ठीक है, यदि पहले सही समय पर आपत्ति उठा दी गई थी तो वह केवल गलत अदालत में केस दायर होने पर मामला स्वयं समाप्त नहीं होगा। इस लाइन को माइंड में अपना फिट कर लो, रॉन्ग कोर्ट फाइलिंग डज नॉट ऑटोमेटिकली कैंसिल द केस इफ प्रॉपर ऑब्जेक्शन वाज रेज्ड अर्लियर। ठीक है, आपका केस कैंसिल नहीं हो जाएगा अगर आपने ऑब्जेक्शन लिया था तो भी। तो ठीक है, डाउट अबाउट जुरिडिक्शन इज रेफर टू, डाउट है कि रेवेन्यू कोर्ट सुने सिविल कोर्ट, तो किसके पास मामला जाएगा, हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट कैन ऑर्डर ऑन जुरिडिक्शन रेफरेंस इज फाइनल एंड बाइंडिंग। अब जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया जुरिडिक्शन से रिलेटेड वो फाइनल है और बाइंडिंग है। कलेक्टर की परमिशन रिक्वायर्ड होती है जब व्हेन कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू कलेक्टर। ठीक है, जैसे कि हम जैसे पढ़ रहे हैं कि जुरिडिक्शन किसके पास है या नहीं, अब तहसीलदार है, अब उसको लग रहा है कि मेरे पास तहसीलदार कोर्ट को लग रहा है मेरा तो जुरिडिक्शन नहीं है, ये जो है सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन है। अब यहाँ पे तहसीलदार कलेक्टर से नीचे पोस्ट का है ना, तो ऐसे में ये कॉन्फ्लिक्ट में उसको पहले कलेक्टर की परमिशन लेनी होगी, तभी फिर वो रेफर कर सकता है हाई कोर्ट को। ठीक है, ऑब्जेक्शन ऑफ रॉन्ग कोर्ट फाइलिंग मस्ट बी रेज्ड इन ट्रायल कोर्ट इफ ऑब्जेक्शन वाज नॉट रेज्ड इन ट्रायल कोर्ट। ठीक है, देन ऑब्जेक्शन नॉट एंटरटेन इन अपील। जब आपने ट्रायल कोर्ट में ही अपना ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया तो अब आप इसमें अपील में क्यों लेकर आ रहे हैं। इफ अपीलेट कोर्ट हैज फुल मटेरियल, तो वो क्या कर सकते हैं, ऐसे कैसे डिसाइड किया जाएगा जैसे कि आपका केस करेक्ट कोर्ट में फाइल हुआ था। इफ मटेरियल इज सफिशिएंट, अपीलेट कोर्ट में क्या कर सकता है, रिमांड और टेक एविडेंस। हाई कोर्ट रेफरेंस अंडर सेक्शन 243 इज मेड व्हेन कोर्ट इज इन डाउट अबाउट जुरिडिक्शन। फिर है ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 243 इज फाइनल एंड बाइंडिंग। रॉन्ग कोर्ट ऑब्जेक्शन इन अपील इज वैलिड ओनली इफ रेज्ड इन ट्रायल कोर्ट। अच्छा, ये रिवीजन चार्ट है, इसको हम बाद में रिवाइज करेंगे। तो हमने सेक्शन 206 से लेके 245 तक ठीक है जो है हमने सेक्शन अपना कवर कर लिया है। तो देखिए अब हमारा ऑलमोस्ट ये जो है एक्ट खत्म हो गया है। अब हमारा बहुत ही बेसिक क्लास जो मिसलेनियस है वो बचा है हमारे सेक्शन, वो मैं आपको जल्दी से कवर करा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बेसिकली देखा जाए तो हमारा पूरा एक्ट खत्म हो गया है राजस्थान टेनेंसी एक्ट का। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं,
ठीक है, आप कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये एक्ट समझ आया है और किस पॉइंट पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो, अब जो नेक्स्ट एक्ट मैं कौन सा लेकर आऊँ, पहले आपको किस एक्ट को पढ़ना है आप मुझे वो भी ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको समझ आ रहा है द वे आई एम टीचिंग। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।